दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजा टेक में। तो दोस्तों, ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज मैकेनिकल ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लेक्चर है। अगर आप मेरा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं दोस्तों यहाँ पे 20 क्वेश्चन बताता हूँ और 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं 20 क्वेश्चन के साथ साथ उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि आपका अदर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है टोटल हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दोस्तों, मेरा पूछा गया है कि टोटल हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है। तो टोटल हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है और टोटल हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। तो देखिए, टोटल हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर पर Q इक्वल टू हो जाता है mCp T2 माइनस T1 और कांस्टेंट वॉल्यूम पर टोटल हीट सप्लाई हो जाता है mCv T2 माइनस T1। तो देखिए, m का मतलब मास हो गया, गैस का मास हो गया। Cp का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। और T2 और T1 टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। उसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला में देख लीजिए कि m का मतलब तो मास हो जाता है, Cv का मतलब तो मेरा कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है। और T2 मेरा फाइनल टेम्परेचर और T1 मेरा इनिशियल टेम्परेचर हो जाता है। मतलब ये दोनों टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, उस हिसाब से मारते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरा Q इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। तो ये मेरा क्या हो जाता है कि ये मेरा हो जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा आ गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि Q इक्वल टू mRT2 माइनस T1। तो ये मेरा हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये गलत है। Q इक्वल टू mCv T2 प्लस T1, तो ये भी मेरा गलत है। Q इक्वल टू mCv T2 माइनस T1, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पे। इन अन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से चेक लगाएंगे क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो भी होता है और जिस हिसाब से ऑप्शन दिया रहता है तो वो देख लेते हैं। अब जीरो कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जिसे देख लीजिए कि मेरा क्या होता है, टोटल हीट सप्लाई इक्वल टू होता है वर्क डन इक्वल टू प्लस यू। मतलब टोटल हीट सप्लाई क्या होता है, वर्क डन प्लस यू। और यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी वी T2 माइनस T1। अब देखिए, कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर T2 माइनस T1 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस मेरा जीरो हो जाएगा। और टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो मेरा यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है उस हिसाब से हम आंसर में टिक लगाएंगे। देखिए, पहला है इंक्रीज। तो इंक्रीज तो होगा नहीं क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, तो ये मेरा गलत है। दूसरा देखते हैं डिक्रीज। डिक्रीज भी नहीं होगा, ना इंक्रीज होगा ना जीरो होगा, क्यों मतलब ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी मेरा जीरो होता है। तो चलिए देखते हैं। रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये हो सकता है क्योंकि हर एक चीज़ में कॉन्स्टेंट होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू हीट ट्रांसफ़र। मतलब कि देखिए, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि किस प्रोसेस में मेरा जो इंटरनल एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी यू इक्वल हो जाएगा हीट ट्रांसफ़र के बराबर। तो मेरा हीट, देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला क्या होता है। हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला होता है वर्क डन प्लस यू इंटरनल एनर्जी। तो अब कह रहा है कि किस प्रोसेस में किस चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे, किस प्रोसेस को कांस्टेंट। एक देखिए, प्रोसेस तो बहुत होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, इंथाल्पी प्रोसेस मतलब इंथाल्पी होता है, कांस्टेंट इंथाल्पी प्रोसेस, कांस्टेंट इंट्रोपी प्रोसेस। तो देखिए, किस में ये चारों जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन दिया जाएगा आपको और पूछा जाए किस प्रोसेस में मेरा हीट सप्लाई है कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी के बराबर
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और तो देखते हैं पहले। तो मेरा क्या कि हीट सप्लाई इंटरनल एनर्जी के कब बराबर होगा, जब मेरा वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन जीरो किस प्रोसेस में होता है, तो वर्क डन जीरो मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में होता है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन जीरो कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा पीवी डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो पीवी डायग्राम का एरिया मुझे क्या देता है, पीवी डायग्राम का एरिया वर्क डन देता है, मतलब एरिया ऑफ पीवी डायग्राम इक्वल टू वर्क डन। ठीक है दोस्तों, तो पीवी डायग्राम का एरिया मुझे वर्क डन देता है। तो अब मान लीजिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मेरा एक सीधा लाइन बन जाएगा। अब सीधा लाइन का मेरा कोई एरिया तो होगा नहीं, एक पॉइंट का एरिया मान लीजिए होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में एरिया नहीं निकल पाता है, और एरिया नहीं निकल पाता है तो वर्क डन नहीं निकल पाता है, और वर्क डन मेरा क्या हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जीरो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखते हैं, कांस्टेंट इंथैल्पी गलत हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर गलत हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर गलत हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर गलत हो जाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निगलेक्टिंग चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी द शाफ्ट वर्किंग ड्यूरिंग एसटीडी फ्लो प्रोसेस इज गिवन। मतलब एसटीडी फ्लो प्रोसेस के द्वारा जो मेरा वर्क डन निकलता है, क्या होता है वो वर्क डन। तो देखिए मेरा एक वर्क डन निकलता है क्लोज सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, और एक वर्क डन निकलता है ओपन सिस्टम में। तो क्लोज सिस्टम का एक नाम और है फ्लो प्रोसेस सिस्टम, और सॉरी हाँ, तो इसका एक नाम है कि नन फ्लो प्रोसेस सिस्टम। क्लोज सिस्टम का एक नाम है नन फ्लो प्रोसेस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और ओपन सिस्टम का एक नाम है एसटीडी फ्लो सिस्टम या फ्लो प्रोसेस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया ओपन सिस्टम में मेरा वर्क डन क्या होगा। तो ओपन सिस्टम में वर्क डन मेरा हो जाता है, देखिए क्लोज सिस्टम में वर्क डन हो जाता है इंटीग्रल ऑफ पी डी भी। ठीक है, और क्लोज सिस्टम में मेरा ओपन सिस्टम में वर्क डन हो जाता है, क्लोज सिस्टम में मेरा पी डी भी हो जाता है, और ओपन सिस्टम में वर्क डन होता है वी डी पी। तो वी डी पी मेरा स्टीडी फ्लो प्रोसेस है, तो मेरा ओपन फ्लो प्रोसेस है, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा वी डी पी। तो अब देखते हैं ऑप्शन में मेरा वी डी पी किस ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है पी डी भी। दोस्तों लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मेरा ऐसे जो सिंबल है इसका मतलब इंटीग्रल समझिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहला पी डी भी, ये मेरा ओपन सिस्टम के लिए हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा वी डी पी, मतलब वी डी पी ये ओपन सिस्टम के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नट इंजन डिपेंड्स ऑन। देखिए कार्नट इंजन का इफिशियंसी क्या होता है, पहले ये हम जान लेते हैं। कार्नट इंजन का इफिशियंसी हो जाता है, इफिशियंसी ऑफ कार्नट इंजन हो जाता है 1 - T2/T1। ठीक है दोस्तों, देखिए ये दोनों टेम्परेचर ही है। अगर टेम्परेचर घटेगा घटेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मतलब कि टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। और ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए कि कार्नट साइकिल में क्या होता है कि एक मेरा मान लीजिए सोर्स हो गया, ये इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1, और एक मेरा सिस्टम हो गया, और ये सोर्स T2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सोर्स और ये सिंक हो गया। तो ऑप्शन में सोर्स और सिंक के टेम्परेचर भी दिया रहता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है, वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्किंग सब्सटेंस इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, डिजाइन ये सब कुछ नहीं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड कुछ नहीं। देखिए टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, मतलब ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द इफिशियंसी ऑफ कार्नट साइकिल इज मैक्सिमम 4। मतलब कार्नट साइकिल का मैक्सिमम एफिशिएंसी किस प्रोसेस में होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, पहला है गैस इंजन, रिवर्सिबल गैस इंजन, देखिए दूसरा है रिवर्सिबल गैस इंजन, तीसरा है पेट्रोल इंजन, चौथा है स्टीम इंजन। तो देखिए रिवर्सिबल का मतलब पहले समझ लेते हैं। रिवर्सिबल इंजन में मेरा एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। अब कैसे ज़्यादा होता है, देखिए रिवर्सिबल इंजन का मतलब है कि उसमें कोई हीट वीट का लॉस नहीं होता है, बल्कि जितना भी हीट डाला जाता है उतना वर्क डन में मुझे मिल जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये मेरा राइट आंसर रिवर्सिबल इंजन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है किस चीज़ को डिफाइन करता है, तो इंट्रोपी को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करता है। ठीक है दोस्तों, तो इंट्रोपी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है मेरा, वो इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करता है, या हीट बोलिए चाहे इंथैल्पी बोलिए, इसको डिफाइन करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर की क्वेश्चन, इंट्रोपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फॉर अन इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल। मतलब इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, तो एक देखिए रिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल साइकिल। देखिए ऑप्शन मेरा दिया गया है, देखिए ऑप्शन मेरा दिया गया है दोस्तों डी इंटीग्रल। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा सिंबल फिर मिल गया है, तो इसको ऐसा इंटीग्रल मानिएगा। ठीक है दोस्तों, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया। तो देखते हैं, देखिए इसका राइट आंसर बी बता रहा है, डी क्यू बाय टी, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाय टी। मतलब क्या है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाता है इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बटे टी इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डी क्यू बटे टी मतलब इससे लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट ए परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ। तो फर्स्ट है देखिए परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मोशन मशीन एक मेरा फर्स्ट काइंड होता है और एक सेकंड काइंड होता है। तो कैल्विन प्लांक्स, पहले ये समझ लेते हैं कि कैल्विन प्लांक्स लॉ क्या है। तो कैल्विन प्लांक्स का स्टेटमेंट है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई, जैसे मान लीजिए कि एक है मेरा टेम्परेचर रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T1 है। ठीक है दोस्तों, चाहे हीट Q1 है। अब ये किसी डिवाइस को दे दिया सारा हीट जितना भी दिया, और ये जितना भी हीट दिया वो मतलब क्या कि ये पूरा वर्क डन में परिवर्तन कर दिया। कि मतलब क्या कि ये जो है जितना भी हीट दे रहा है टोटल का टोटल मेरा वर्क डन में प्रोड्यूस हो जा रहा है। और मतलब कि दूसरा मतलब कोई रिजर्वायर यहाँ पे लगा हुआ, मतलब कोई रिजेक्ट, इंटरनल हीट रिजेक्ट नहीं होता है। मतलब जितना हीट दिया जा रहा है उतना वर्क डन में प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो ऐसा मशीन जो बनेगा ये कभी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कि जितना हीट देंगे उतना मेरा वर्क दे देगा। तो ऐसा मशीन बनाना कभी पॉसिबल नहीं है, ये मेरा कैल्विन प्लांक्स लॉ स्टेटमेंट कहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि इसके ही सेम सेकंड काइंड ऑफ परपेचुअल मशीन का जो होता है वो बिल्कुल इस लॉ पर ही फॉलो करता है। जैसे कि मान लीजिए कि सेकंड लॉ ऑफ परपेचुअल मशीन क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ परपेचुअल सेकंड काइंड ऑफ परपेचुअल मशीन जो है वो क्या होता है कि टोटल जो हीट दे रहा है वो मुझे वर्क डन में प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो केल्विन प्लांक्स नियम के अनुसार जो है कि ये मेरा गलत, मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड काइंड इज इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड काइंड इज इम्पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा केल्विन प्लांक्स लॉ डील्स विथ द। तो केल्विन प्लांक्स लॉ जो है किसके बारे में डील्स करता है। तो देखते हैं कि देखिए अभी हम तुरंत डिस्कस किए हैं कि जितना भी हीट दिया जाता है किसी भी सिस्टम को टोटल का टोटल वर्क में बदल देता है। मतलब हीट को क्या करता है, वर्क में ट्रांसफ़र करता है। देखिए ऐसा कोई, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ हीट, तो हीट का कंजर्वेशन है लेकिन किस चीज़ में कंजर्वेशन है ये मुझे नहीं बताया गया। और देखते हैं ऑप्शन में कंजर्वेशन ऑफ वर्क, वर्क का कंजर्वेशन तो करता नहीं है, हीट का ही कंजर्वेशन करता है। अब कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क मतलब क्या, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डी क्या, सी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। चलिए सी पर क्लिक करते हैं। चलिए सी मेरा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा विच लॉ गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मतलब कौन सा नियम जो है जो हीट ट्रांसफ़र को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो केल्विन प्लांक्स लॉ है ये मेरा सेकंड लॉ से ही लिया गया है, थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ से ही लिया गया है। तो देखते हैं
पहला है जीरोथ लॉ, ये तो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। ठीक है दोस्तों, ये किस चीज़ को डिफाइन करता है? टेम्परेचर को। फर्स्ट लॉ जो है ये मेरा हीट को डिफाइन करता है और इंटरनल एनर्जी को। ठीक है दोस्तों, ये टेम्परेचर को, ये इंटरनल एनर्जी या इंथैल्पी बोलिए, चाहे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये मेरा हीट ट्रांसफ़र को डिफाइन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें ताला लगाते हैं सी नंबर पे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, विच टाइप्स ऑफ इंजन कार्नोट साइकिल हैज़ द मैक्सिमम इफिशियंसी। मतलब कार्नोट साइकिल के किस तरह के इंजन में मैक्सिमम इफिशियंसी होगा। देखिए कार्नोट साइकिल जो होता है दो तरह का होता है, एक रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, एक रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल और एक इरिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। तो इरिवर्सिबल कार्नोट साइकिल मतलब जितना भी एक्चुअल इंजन होता है वो इरिवर्सिबल ही होता है, क्योंकि उसमें कुछ हीट का लॉस भी होता है। और रिवर्सिबल मतलब क्या, इसमें कोई हीट का लॉस नहीं होता है, जितना भी हीट दिया जाता है उतना मेरा वर्क मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल में मेरा, रिवर्सिबल इंजन में मेरा टोटल वर्क मिल जाएगा, टोटल हीट का मतलब मैक्सिमम इसी में मिलेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल दिया है तो वही मेरा राइट आंसर। इरिवर्सिबल गलत हो जाएगा, रिवर्सिबल मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बी पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए बी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द हीट रिजेक्शन टेक प्लेस इन कार्नोट साइकिल। मतलब हीट जो है, हीट का रिएक्शन कार्नोट साइकिल में कहाँ पे होता है। तो कार्नोट साइकिल में पहले तो ये हम जानते हैं कार्नोट साइकिल कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक पीवी, पहले तो हम पीवी पर प्लॉट करते हैं कार्नोट साइकिल को, पी भी। ठीक है दोस्तों, तो पीवी डायग्राम में एक देखिए कार्नोट साइकिल में 4 गो प्रोसेस होता है, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन, एगो आइसोथर्मल एक्सटेंशन, एगो एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन। 4 प्रोसेस होता है और ये चारों प्रोसेस को हम पीवी पर प्लॉट करते हैं। देखिए पहला प्रोसेस मेरा हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन 1 से 2। ठीक है दोस्तों, 1 से 2। ठीक है, फिर दूसरा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, याद रखिएगा ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो 3 से 4 मेरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। और चलिए 4 से 5, 4 से फिर 1 पे आ गया तो ये मेरा हो जाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। ठीक, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन में तो ना हीट का रिजेक्शन होता है ना लॉस होता है। तो लॉस हीट का कहाँ पे होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होगा। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, जैसे कि आइसोथर्मल कंप्रेशन 1 से 2 प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें मेरा हीट का रिजेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन दिया गया है ऑप्शन में, तो वही मेरा राइट है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसे हम एडियाबैटिक कंप्रेशन भी कहते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आइसोथर्मल कंप्रेशन, मतलब ये मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा राइट है। चलिए अब राइट क्वेश्चन हो गया, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 14 नंबर का, द एरिया बिलो द पीवी डायग्राम ऑफ नन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट। मतलब पीवी डायग्राम का जो एरिया है क्या दर्शाता है। तो पीवी डायग्राम, जैसे पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम का एरिया जो है वर्क डन को दर्शाता है, या वर्क ट्रांसफ़र बोलिए चाहे वर्क डन बोलिए, इसको दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो पीवी डायग्राम का एरिया वर्क डन को दर्शाएगा। देखिए वर्क ट्रांसफ़र मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें ताला लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, अंडर आइडियल कंडीशन आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर। तो आइडियल कंडीशन में आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो आइडिया देखिए आइडियल कंडीशन में ये बिल्कुल स्लो, मतलब स्लो प्रोसेस होता है, मतलब क्या रिवर्सिबल प्रोसेस होता है आइडियल कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, तो रिवर्सिबल का मतलब होता है बहुत ही स्लो, धीरे धीरे। देखिए ऐसे एक्चुअल में तो कोई भी चीज़ रिवर्सिबल, मतलब कोई भी मशीन या कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हीट का रिजेक्शन या हीट का लॉस तो ज़रूर होगा। तो इसमें आइडियल कंडीशन में ही हम इसको मानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस। और ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, और ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा।
तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। स्टैटिक प्रोसेस नहीं होगा, डायनेमिक प्रोसेस नहीं होगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम समझाएं कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है आइडियल कंडीशन में, जिसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो ये मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला ऑप्शन। चलिए सी पर ताला लगाते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इसमें ऑप्शन दिया गया है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ऑल ऑफ द एबव। देखिए फिर से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इसमें से कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल मतलब आइसोथर्मल, आइसो एडियाबैटिक, ये सब तो हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ये सब कभी संभव हो ही नहीं सकता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस ही एक मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ इंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन, मतलब इंट्रोपी के चेंज किस पे डिपेंड करता है। तो इंट्रोपी के चेंज हमेशा हीट चेंज पर डिपेंड करता है। तो हीट चेंज मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो हीट चेंज मतलब कि मान लीजिए किसी भी बॉडी का हीट जितना जितना चेंज होगा, जैसे जैसे इसका हीट चेंज होगा, इसका इंट्रोपी भी चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक फार्मूला होता है, हीट और इंट्रोपी में रिलेशन होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें ये डी मेरा आंसर है। और आप इतना समझ के चलिए कि इंट्रोपी जो मेरा है हीट चेंज पे डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन एस आई यूनिट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो गैस कॉन्स्टेंट का वैल्यू एस आई यूनिट में, गैस कॉन्स्टेंट का वैल्यू मेरा क्या हो जाता है, देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में देखिए कि 8.31 ये गलत हो जाएगा, मतलब एस आई यूनिट में उसका मान क्या हो जाता है, एस आई यूनिट में, एस आई यूनिट में मेरा मान हो जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, तो डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी इज गिवन बाय। तो सी पी एंड सी वी में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो एक देखिए इसमें दो रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है सी पी बाय सी वी। ठीक है दोस्तों, इसके इक्वल में होता है गामा, मतलब कि एडियाबैटिक इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, और एक होता है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। आर मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अब आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि सी पी सी वी और ये सब क्या। तो सी पी का मतलब हो जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है दोस्तों, और सी वी का मतलब हो जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आर का मतलब हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रिलेशन क्या होता है, सी पी माइनस सी वी, सॉरी सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, और एक होता है सी पी बाय सी वी इक्वल टू गामा, आइडियाबैटिक इंडेक्स इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये दोनों में से कोई अगर ऑप्शन में दिया होगा तो वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। देखिए सी पी बाय सी वी इक्वल टू आर, तो ये मेरा गलत आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो सी पी माइनस सी वी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम अभी देखे हैं कि कैसे सी पी माइनस सी वी आर होता है। ठीक है दोस्तों, तो सी पी माइनस सी वी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए इसमें चेक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है मेरा 20 नंबर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, इससे पहले भी हम डिस्कस कर लिए कि सी पी बाय सी वी, सी पी बाय सी वी मेरा एडियाबैटिक इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, सी पी बाय सी वी मेरा एडियाबैटिक इंडेक्स के बराबर होता है। सी पी बाय सी वी इक्वल टू एडियाबैटिक इंडेक्स के बराबर होता है। और एडियाबैटिक इंडेक्स का मान एयर में क्या होता है, 1.4। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही।